पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाते हैं कि अंकल कोन एक फॉर्मल मीटिंग बुलाते हैं ताकि गैंग के अंदर हुई गद्दारियों का हिसाब लिया जा सके और इसलिए जियाली को सजा मिल रही होती है। अब जियाली रेंगते हुए अंकल कोन के पास आती है और कैनल की सजा से बचने के लिए वो बेचैन होकर रहम की भीख मांगती है। वो कहती है कि उसे एल्डर्स और वेहाओं ने भड़का दिया था, इसलिए उसने अपनी वफादारी साबित करने के लिए वेहाओं को अपने हाथों से मार दिया। अब अंकल कोन उसके पुराने कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उसकी जान बख्श देते हैं, लेकिन साथ ही उसे सजा भी देते हैं कि अब उसे जी के अंडर रहकर काम करना होगा ताकि वो अपनी गलतियों का हिसाब चुका सके। उसके बाद जियाली को वहाँ से ले जाया जाता है। बाद में अकेले में जी अपने घुटनों पर बैठकर अंकल कोन से माफी मांगता है क्योंकि उसने वेहाओं को अंकल कोन की परमिशन के बिना मरवा दिया था और ऊपर से एल्डर्स को भी नाराज करा। लेकिन अंकल कोन कहते हैं कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वेहाओं वैसे भी हमेशा से परेशानियां खड़ी करता रहता था। अच्छा ये कि वो रास्ते से हट गया। और जहाँ तक रही एल्डर्स की बात, अच्छा है तुमने उन्हें खुद ही हैंडल कर लिया क्योंकि जब देखो वो अपनी पावर्स का गलत फायदा उठाकर उन्हें दबाते रहते हैं और बल्कि वो खुद इलीगल काम कर रहे हैं। देन अंकल कोन जी की तारीफ करते हैं कि वो बहुत काबिल है और तभी जी एक ऐसी बात बोल देता है जो सब कुछ बदल देती है। दरअसल अब वो रिटायर होना चाहता है। वो अंकल कोन से कहता है आपने मेरी जान बचाई थी और मैं इतने सालों से आपके लिए अपनी लाइफ जोखिम में डालता हुआ आ रहा हूँ। रेपुटेशन, स्टेटस सब है मेरे पास और अब चेंगफेंग बिजनेस भी ऑलमोस्ट लीगल हो गया है, इसलिए अब मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने यूके में एक विनरी भी खरीद ली है। ये सब सुनकर अंकल कोन तुरंत रेडी नहीं होते उसे जाने देने के लिए क्योंकि वो उसे अपना सबसे इफेक्टिव हथियार मानते हैं। फिर वो जी को उसका पुराना पास्ट याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने उसे कचरे के ढेर से उठाकर उसे उस जिंदगी से बचाया था और कैसे जी ने सिर्फ 12-15 साल की उम्र में बहुत बुरी चोटों को झेला सिर्फ और सिर्फ इनके ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए। अब ये सब याद दिलाकर आखिर में अंकल कोन उसे एक सीधा अल्टीमेटम देते हैं कि जी को जाने से पहले एक आखिरी और बहुत खतरनाक डील कंप्लीट करनी होगी। दरअसल ये डील एक लिमिटेड एडिशन माल से जुड़ी होती है जिससे अंकल कोन अपने पॉलिटिकल प्लान्स के लिए 30 मिलियन के रिश्वत का पैसा जमा करना चाहते हैं और मजबूरी में जी को हाँ करना पड़ता है कि वो अंकल कोन के लिए ये काम करेगा। लेकिन बाद में अंकल कोन का असली चेहरा सामने आता है। वो अपने हाथ में एक पुरानी तलवार उठाते हैं और अपने खबरी से कहते हैं कि अगर ये तेज धार वाला हथियार टूटने वाला है तो वो उसके अपने ही खोल के अंदर टूटना चाहिए। यानी कि अंकल कोन चाहते हैं कि जी पर उसका पूरा आखिर तक कंट्रोल बना रहे। वैसे अब जी अंकल कोन के काम में इतना बिजी हो जाता है कि 1-2 दिन से हायू को टाइम ही नहीं दे पा रहा था, इसलिए हायू खुद उससे मिलने चली आती है ताकि इस बहाने उसकी जासूसी कर सके और पूछती है कि आजकल तुम किस काम में इतना बिजी हो गए हो। वो ये तो नहीं बताता बल्कि सीधा कहता है कि उसने हायू के साथ यूके जाने का फैसला किया है। ये सुनकर हायू कहती है ये किस टाइप का मजाक है। तो जी कहता है ये मजाक नहीं है, तुम अपना सामान पैक करना शुरू करो और मुझसे पहले यूके चले जाओ, फिर मैं भी यहाँ का काम निपटा के वहाँ आ जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो अब हायू पूछती है क्या कुछ हुआ है। तो जी उसे एक सख्त वार्निंग देते हुए कहता है कि चाहे वो कुछ भी देखे या सुने उसे सिर्फ उस पर ही भरोसा करना होगा। वैसे जी उसे तसल्ली तो देता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हायू के डाउट्स खत्म ही नहीं होते। अब जी को एक कॉल आता है तो वो वापस अपने ऑफिस में चली जाता है और दरवाजा बंद होने से पहले हायू जी की डेस्क पर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ देख लेती है जो शिंजो पोर्ट के एक एंटिक शॉप से आया था। और अगले सीन में वो इस बारे में जीहेंग को बताती है तो जीहेंग उस गिफ्ट बॉक्स के बायर को आइडेंटिफाई करके बताता है कि वो तो काफी बड़ा और डेंजरस स्मगलर है जिसका नाम सुचेत है। वो कहता है कि अंकल कोन बिजनेस को लीगल करके काउंसलर बनना चाहते हैं जिसके लिए उसे 30 मिलियन की रिश्वत लगेगी। जरूर वो कोई ना कोई रिस्क उठाएंगे। तो हायू कहती है कि उसे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो वो हायू को उसके पास्ट की याद दिलाता है, उसकी फैमिली और उसके गॉडफादर की मौत याद दिलाते हुए कहता है कि जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली उन लोगों को हरा पाएंगे और तब तुम जी से भी पूरी तरह आजाद हो जाओगी और फिर हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। ये कहकर जैसे ही उसे किस करने चाहता है तभी कार की हॉर्न की आवाज आती है और हायू जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और वहीं स्टेट पर हायू का शक और गहरा हो जाता है जब वो फेहू को चुपके से हैवी रोज वुड के बॉक्सेस शिफ्ट करते हुए देखती है। अब जब वो उसके सामने आती है तो फेहू के हाथ से गलती से वो मैगजीन नीचे गिर जाती है जिसमें जी और शुई की साथ में फोटो छपी हुई थी। अब मैगजीन देखकर हायू को लगने लगता है कि शायद जी अब उससे रिप्लेस कर रहा है और वो उसकी जगह शुई को देना चाहता है जो कि काउंसलर की गॉड डॉटर है। और वो गुस्से में आकर एक लॉक्ड रूम के अंदर जाने की जिद करती है क्योंकि उसे लगता है कि जी और शुई उस रूम के अंदर है और वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती है। अब फेहू उसे उस रूम के अंदर जाने से मना करने लगता है तो हायू का शक और बढ़ जाता है और अब तो वो दरवाजा तोड़ने के लिए पास में पड़ी हुई एक कुल्हाड़ी तक उठा लेती है। तभी जी वहाँ पर पीछे से आता है और फेहू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फेहू के जाने के बाद जी हायू को देखने लगता है जो बहुत गुस्से में होती है। वो उससे कहती है अब समझ आया तुम मुझे यूके भेजने की जल्दी क्यों कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारा अच्छा टाइम
खराब न कर दूं, है ना? लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर मैं यहाँ से निकाली भी गई तो मैं उससे पहले तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ, अपनी मन की शांति के लिए। अब ये सुनकर तो जी हंसने लग जाता है और फिर उसकी आंखें बंद करके उसका हाथ पकड़ के लॉक्ड रूम का पासवर्ड डालता है, जिसे हायो अपने माइंड में याद कर लेती है। और फिर जी उस रूम के अंदर ले जाकर हायो को एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज देता है, जो कि कुछ और नहीं, एक वेस्टर्न पियानो है जो स्पेशली उसने हायो के लिए खरीदा था ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके ऑर्फनेज के बच्चों के लिए बचाने का। ये देख एक पल के लिए तो हायो सही में इमोशनल हो जाती है और जी उसे उस पियानो पर बैठाकर पूछता है कि तुम्हें मेरा ये सरप्राइज कैसा लगा। तो इसके जवाब में वो उसे किस करने लगती है, लेकिन फिर भी उसका शक खत्म नहीं होता, खासकर काउंसलर जो के साथ जी की डीलिंग्स को लेकर। इसलिए चुपके से वो उस पियानो पर एक छोटा सा बग छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि वहाँ फेलोंग आ जाता है और वो भी उन दोनों को किस करते देख चुप हो जाता है। अब जी हायो को पियानो से नीचे उतारता है और उसके फॉरहेड पे किस दे के फेलोंग के साथ वहाँ से चले जाता है, लेकिन फिर भी हायो वो बग नहीं लगा पाती क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है। अगले सीन में न्यूज में दिखाते हैं कि एक भयानक ट्रॉपिकल मानसून तूफान आने वाला है और वेदर ऑब्जर्वेटरी सिग्नल नंबर 10 जारी कर दिया गया है, जो कि सबसे हाई अलर्ट है। तभी जी को खबर मिलती है कि पुलिस उसके आउटलिंक आइसलैंड वाले लॉजिस्टिक फैक्ट्री की चेकिंग करने वाली है। तो ये सुनते ही वो तुरंत वहाँ से कार्गो को संभालने के लिए जाने ही लगता है कि हायो उसे रोक लेती है और ऐसे दिखाती है जैसे वो जेलस हो रही हो कि जी काम के बहाने शुई से मिलने जा रहा है। अब पहले तो वो नोटिस करता है कि उसने स्लीपर्स नहीं पहने हुए हैं, तो वो खुद से अपने हाथों से स्लीपर्स पहनाता है और फिर वो उसे बताता है कि वो कहाँ जा रहा है। वैसे अब हायो तूफान वाली न्यूज का फायदा उठाती है और जी को मना लेती है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए फेहू को भी अपने साथ ले जाए। अब जी के जाने के बाद हायो घर के मेड्स के लिए चिंता दिखाते हुए उन्हें कहती है कि आप दोनों की फैमिलीज भी तो होंगी ना, जिन्हें अभी आपकी जरूरत होगी। ये कहकर उन्हें उनकी फैमिलीज के पास भेज देती है और जब पूरा घर खाली हो जाता है तब हायो अपना असली प्लान एग्जीक्यूट करती है। पहले तो वो जानबूझकर एक चलता हुआ हेयर ड्रायर पानी से भरे एक बाथ टब में गिरा देती है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे विला में अंधेरा छा जाता है। तो वहीं जी टाइम से पहले ही आइलैंड पर पहुंच जाता है और खुद कार्गो का रीलेबलिंग देखने लगता है ताकि पुलिस ने जो रेड मारने का प्लान किया है उससे बच सके। अब तेज तूफान और अपनी हाल ही में लगी हुई चोटों के बावजूद जब जीहंग वहाँ इंस्पेक्शन के लिए पहुंचता है तो जी हल्का सा ताना मारते हुए उसकी डेडिकेशन की तारीफ करता है। तो जीहंग सीधा सवाल उठाता है कि इतने खतरनाक तूफान वाले दिन भी तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, लगता है ये शिपमेंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर जी बिल्कुल शांति से जवाब देता है कि ये शिपमेंट फ्लूड कंट्रोल के लिए जरूरी सामान का है जो डोनेशन के लिए भेजा जाएगा, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। अब इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद जब जीहंग को कोई इलीगल चीज नहीं मिलती तो मजबूरन उसे मानना पड़ता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जाने से पहले वो जानबूझकर पुरानी बात छेड़ देता है, यानी कि रेंजी की मौत के दिन के बारे में बात करता है। वो कैजुअली मेंशन करता है कि उस दिन उनकी अडॉप्टेड डॉटर हायो भी शायद वहाँ मौजूद थी और ऊपर से ये हिंट भी देता है कि वो हायो को जी से भी पहले से जानता है और शायद पुरानी जान पहचान के चलते वो हायो से उस दिन की सच्चाई निकलवा सकता है। जी को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो हल्का सा मुस्कुराकर उसकी बात को टाल देता है और कहता है कि रेंजी की मौत के दिन से पहले मैं बिजनेस ट्रिप पर था और उसी दिन सिटी वापस आया था और हायो और मैंने एक दूसरे को इतना मिस किया कि हमने सुबह से रात तक अपने रूम को ही नहीं छोड़ा और पूरा दिन हमने साथ में बिताया था। वो ये सब इसलिए कहता है ताकि जीहंग समझ जाए कि हायो कभी उसके पास नहीं आएगी। तो वहीं विला पर हायो जी का याद किया हुआ पासवर्ड यूज करके उसके सीक्रेट रूम का डोर खोल देती है और अंदर जाकर बग छुपाने की जगह ढूंढने लगती है। और इधर आइलैंड पर फेहू जी को बताता है कि विला की बिजली और कैमरास दोनों बंद हो गए और वो ये भी बताता है कि हायो ने तूफान के चलते स्टाफ को उनके घर भेज दिया था और अब उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। ये सुनते ही जी तुरंत विला जाने के लिए निकलने लगता है। तो जीहंग उसे वार्न करता है कि अगर वो पहाड़ी के रास्ते से जाएगा तो वहाँ लैंडस्लाइड होने के काफी चांसेस हैं, यानी वहाँ से जाना रिस्की है। और जिस रास्ते से जी आया था वो रास्ता हाई अलर्ट होने की वजह से अब बंद कर दिया गया है, लेकिन जी फिर भी वापस जाने का फैसला करता है और फेहू और बाकी लोगों को जीहंग पर नजर रखने के लिए छोड़ देता है और खुद अकेला तूफान का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ अभी तक हायो उस बग को फिक्स करने में ही लगी रहती है। जी उसे लगातार कॉल कर रहा होता है बट वो पिक नहीं करती, तो जी और ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि हायो को अंधेरे से डर लगता है और उसे अंधेरे में उसके साथ पास्ट में जो हादसा हुआ था वो याद आ जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि जब हायो बग लगा रही होती है तो अचानक टॉर्च बंद हो जाती है और अब सही में हायो घबराने लगती है। उसे फर्श पर खून पड़ा हुआ दिखता है जिससे वो और ज्यादा पैनिक कर जाती है, जबकि उसे ये सब चीजें उसके ट्रॉमा की वजह से दिख रही थी। तभी उसकी नजर अपने फोन पे जाती है जिस पर जी का कॉल आ रहा था। वो जैसे तैसे फोन पिक करती है पर कुछ बोल नहीं पाती, तो जी समझ जाता है कि वो पैनिक करने
करने की वजह से सांस नहीं ले पा रही है। वो उसे डीप ब्रीथ लेने को बोलता है, इनहेल एक्सेल करवाता है ताकि वो शांत हो। साथ ही वो प्रॉमिस भी करता है कि वो आधे घंटे से भी कम टाइम में घर पहुंच जाएगा और उससे कहता है कि बस थोड़ी देर और हिम्मत रखे। अब हायू उसकी बातों को फॉलो करने लगती है और तब वो सांस ले पाती है, लेकिन इतने में कॉल कट हो जाता है नेटवर्क इश्यू की वजह से। अब जी फौरन घर पहुंच ही रहा होता है कि रास्ते में टूटे हुए पेड़ों की वजह से उसका आगे जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और बारिश भी बहुत तेज हो रही होती है। अब वो बहुत कोशिश करता है पेड़ों को हटाने की, लेकिन नहीं हटा पाता। तो अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है। वो अपनी कार की डिक्की से एक बड़ी वाली गन निकालता है और अनगिनत गोलियां उस पेड़ के सेंटर पर लगाता है, जिससे पेड़ दो टुकड़ों में बट जाता है और फिर जी खुद वो रास्ता क्लियर कर आगे बढ़ता है। यहाँ दिखाते हैं कि हायो मोबाइल की रोशनी की वजह से थोड़ी राहत महसूस करती है और फौरन बग लगाकर उस सीक्रेट रूम से बाहर आने लगती है। तभी जी भी घर पहुंच जाता है और उसे पूरे विला में ढूंढने लगता है और लास्ट में वो उसे उसी सीक्रेट रूम के बाहर पाता है। अब वो जैसे ही हायू के पास पहुंचता है तो हायू सीधा उसके गले लग जाती है और बताती है कि वो जब शॉवर ले रही थी कि तभी बिजली चली गई और अंधेरे में कैंडल्स ढूंढते वक्त उसका फोन भी कहीं गिर गया। अब जी को उनकी पहले की लड़ाई और उससे अकेला छोड़ने का गिल्ट महसूस होता है, तो इसलिए वो उससे माफी मांगता है। देन वो उसे तसल्ली देता है और प्रॉमिस करता है कि अगले दिन का काम खत्म होते ही वो सब कुछ छोड़ के यूके चले जाएंगे, जहाँ वो दोनों अपने नए घर में एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। फिर वो बताता है कि आधी रात बीत चुकी है और आज उनके रिलेशनशिप को 5 साल पूरे हो गए। देन वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए एक रिंग निकालता है और हायू से कहता है कि अब वो सच में उसे कमिट करना चाहता है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि जब वो अब्रॉड सेटल हो जाएंगे तो वो एक फैमिली शुरू करना चाहता है। उसके बाद जी उसकी उंगली में रिंग पहना देता है और उसे किस करने लगता है, जैसे वो उसकी पहले वाली जलन और रात के डर को दूर करना चाहता हो। लेकिन उनका ये पूरा प्राइवेट मोमेंट छुपकर जी हैंग सुन लेता है, वो भी हिडन लिसनिंग डिवाइस के थ्रू। और जी के फ्यूचर प्लान सुनते ही जी हैंग के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है, जैसे कि उसका खून खोल रहा हो। फिर थोड़ी देर बाद वो सीधा अंकल कुन से मिलने पहुंचता है और तब यहाँ एक चौंकाने वाला सच सामने आता है कि अंकल कुन का मिस्टीरियस खबरी कोई और नहीं, जी हैंग खुद है, जो इतने टाइम से छुपकर इस पुराने क्रिमिनल के कांटेक्ट में यानी अंकल कुन का साथ दे रहा है। अब यहीं से काफी सालों पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जब अंकल कुन एक ऑर्फनेज आए थे एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। तभी वहाँ उनकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम होता है शाओशी, और दूसरा लड़का उसके हाथ में लगे हुए रेड कलर को देख खून समझ लेता है और एकदम अनकंट्रोलेबल और वायलेंट हो जाता है। और तभी टीचर आके उस बच्चे को शाओशी से दूर करते हैं। तो शाओशी उनसे कहता है प्लीज उसे सजा मत देना। ये सब देख अंकल कुन उस बच्चे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें उसके अंदर एक डार्कनेस दिखाई देती है और वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब तो उन्हें यही बच्चा चाहिए। दरअसल शाओशी ने जानबूझकर अपने हाथों में रेड पेंट को ऐसे लगाया था जैसे वो खून दिखे और वो लड़का उस पर हमला करने आए। फिर टीचर उससे बचाए और वो उनकी नजरों में अच्छा बन जाए। और इसी मैनिपुलेशन स्किल्स को देख अंकल कुन ने उसे अडॉप्ट कर लिया। अब वो शाओशी को एक एडवाइस देते हैं कि अगर नकाब पहनना ही है तो ऐसा पहनो जो कभी उतरे ही ना, ये नकली पेंट वाला नाटक अब बंद करो। अब शाओशी की कोल्डनेस टेस्ट करने के लिए अंकल कुन उसका हाथ कट कर देते हैं, लेकिन उसे जरा सा भी दर्द जैसे महसूस ही नहीं होता। वो ऐसे स्माइल कर रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब अंकल कुन को फुल कंफर्मेशन मिल जाती है और वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारे टैलेंट के लिए सबसे परफेक्ट जगह है पुलिस एकेडमी। अब यहीं से साल बीतते जाते हैं और वो टाइम आ जाता है जब वो बड़ा हो गया है और पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट करता है। लेकिन अब शाओशी नहीं बल्कि जी हैंगे अब पुलिस फोर्स ज्वाइन करते ही उसे अंकल कुन से एक असाइनमेंट मिलता है कि उसे गुआन रेंजी, जो कि एक डेंजरस पुलिस ऑफिसर है और बार बार चैंगफेंग ऑर्गेनाइजेशन में अंडरकवर एजेंट्स प्लांट कर रहा है, उसे अपने रास्ते से हटाना है। अब जी हैंग जब रेंजी की फाइल्स चेक कर रहा होता है तभी उसकी नजर हायो पर रुक जाती है और यहीं से अब स्टोरी थोड़ी पर्सनल होने वाली है। अब रेंजी के क्लोज सर्कल में घुसने के लिए वो एक आदमी हायर करता है जो हायो को घर जाते वक्त हरेस करे और फिर वो खुद एक हीरो की तरह एंट्री करके उसे बचा लेता है। और ये प्लान एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करता है जैसा उसने सोचा था, क्योंकि अगले ही दिन रेंजी खुद उसे अपने पास बुलवाते हैं और पहले तो क्वेश्चन करते हैं कि तुम इस एरिया में ही ड्यूटी क्यों करना चाहते हो। तो जी हैंग बिल्कुल शांति से कहता है कि वो 2002 साल वाले चैंगफेंग स्मगलिंग केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब हायो को बचाने के लिए रेंजी उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उसे डिनर पे इनवाइट करते हैं, यानी कि जी हैंग ने उनका भरोसा जीत लिया था। वैसे जी हैंग कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ता है। वो वापस उसी आदमी के पास आता है जिसे उसने हायो को हरेस करने के लिए हायर किया था और उससे खाना देते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उस आदमी को ये नहीं पता था कि उस खाने में जहर मिला हुआ है और बस जैसे ही वो आदमी वो खाना खाता है तुरंत तड़प तड़प के मर जाता है। यानी कि अब नो विटनेस नो रिस्क। अब धीरे धीरे जी हैंग का पुलिस करियर भी ग्रो हो रहा होता है, लेकिन अब जी हैंग
के जो सीनियर हैं उन्हें उस पर डाउट होने लगता है, स्पेशली उसकी हायू के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर। सीनियर उसे वार्न करते हैं कि हायू से दूर रहना ही बेहतर है उसके लिए, क्योंकि उसका बैकग्राउंड क्लीन नहीं है। हायू की रियल फैमिली काफी उलझी हुई थी। उसके पेरेंट्स ने कभी एक ऑफिशियल को रिश्वत देने की कोशिश की थी और उसका भाई उसने गैम्बलिंग के कर्जों की वजह से सुसाइड कर लिया। मतलब सिचुएशन डेंजरस ही नहीं बल्कि कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन जी हैंग वो इन सब बातों को सीरियसली नहीं लेता और सीधा कहता है कि हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और वो बस मेरा एहसान मान रही है उससे बचाने का, बस इतना ही। लेकिन उसके बाद आता है एक टर्निंग पॉइंट, जब एक दिन हायू उससे मिलने के लिए बुलाती है और सीधा मुद्दे की बात करती है कि हम दोनों हमेशा से एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहे, लेकिन मैं ये सब अब यहीं खत्म करना चाहती हूँ और अब तो तुम्हारे पास भी एक बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी भी है, तो तुम्हें पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जी हैंग पूछता है कि लेकिन इस वजह से हमें ब्रेकअप करने की क्या जरूरत है? तो वो कहती है कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है। अब बाहर से तो जी हैंग ऐसे नाटक करता है जैसे हायू ने उसके दिल के हजारों टुकड़े कर डाले हों, लेकिन अंदर से वो एक्चुअली रिलैक्स होता है, क्योंकि सच ये है कि वो खुद भी काफी टाइम से हायू से पीछा छुड़ाने का रीजन ढूंढ रहा था और हायू ने बल्कि जी हैंग का काम इजी कर दिया। दरअसल जी हैंग ने कभी हायू से प्यार किया ही नहीं था, उसने बस उसका इस्तेमाल करा ताकि वो रेंची के क्लोज जा सके। अब उसके बाद अंकल कोन जी हैंग को अपना नेक्स्ट ऑर्डर देते हैं कि रेंची को अब खत्म कर दो, और जिस दिन रेंची की मौत का प्लान एग्जीक्यूट होता है वहाँ जी हैंग पहले से ही मौजूद होता है और वेहाओ को सिग्नल देता है कि वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करे और वो रेंची को जाके मार देता है। उसके बाद अंकल कोन उससे हायू के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने को कहते हैं और पूछते हैं कि रेंची की पोजीशन की जगह अब किसको अपॉइंट किया गया है। तो जी हैंग बताता है कि वो मैं हूँ। उसके बाद वो वेहाओ को गिरफ्तार करता है ड्रग्स लेने के जुर्म में, और अब जी हैंग से पीछा छुड़ाने के लिए जी और जियाली उसका छोटा सा कार एक्सीडेंट करवा देते हैं और अब वो अपने टूटे हुए पैरों के साथ अंकल कुन के सामने आता है और तब पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग जी हैंग की ही थी, यानी उसने खुद को जानबूझकर घायल करवाया ताकि उसके पास एक सॉलिड एक्सक्यूज हो और वो चैंगफेंग ऑर्गेनाइजेशन वाले केस से निकल सके, क्योंकि उसका मेन काम रेंची की मौत था जो कि उन्होंने कर दिया। अब बाद में अंकल कुन जी हैंग को जी की एक डील के बारे में बताते हैं और जी हैंग को ऑर्डर देते हैं कि कोई भी पुलिस वाला उन तक पहुंच न पाए, क्योंकि ये डील होना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो उन दोनों की सीक्रेट बातचीत को उसके पुलिस सुपीरियर को भेज देगा। यानी यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि उन दोनों के बीच बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और अंकल कुन ने चुपके से खुद की और जी हैंग की सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली थी और अब वो जी हैंग को धमकाकर उसे अपने कंट्रोल में रखते हैं। वैसे वो यही नहीं रुकते, वो जी हैंग के गले पर बने निशानों को देख उसका मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो निशान उसे ड्यूटी करते वक्त नहीं मिले, बल्कि इसकी कहानी तो कुछ और ही है। यानी अब जी हैंग पूरी तरह फंस चुका है और अंकल कुन उसे कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब जी हैंग से ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं होता, क्योंकि अंकल कुन उसे कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं और वहीं अब वो डिसाइड करता है कि उसे किसी भी तरह उनके कंट्रोल से बाहर निकलना है और अंकल कुन को ही खत्म कर देना है। देन उसे रेंची की मौत वाले दिन ही पता चल गया था कि हायू ही वो लड़की है जो चैंगफेंग ऑर्गेनाइजेशन की खबर रेंची को दे रही थी। फिर भी उसने अंकल कुन को नहीं बताया, क्योंकि अब वो खुद ही हायू का साथ देके अंकल कुन और चैंगफेंग ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करना चाहता है। अब रेंची की मौत के बाद जब जी हैंग ने उनका फोन क्रैक करने की कोशिश की तो वो नहीं कर पाया। तब उसे अचानक याद आता है कि पहले वो हायू के साथ एक पोएट्री रिडल गेम खेला करता था और बस यही तो उसका एंट्री पॉइंट बन जाता है। वो हायू को एक मैसेज भेजता है और उसके बाद वो उसकी भेजी हुई पहेली सॉल्व करके उससे डूचेंसी टेम्पल पर मिलने आता है और उनका सीक्रेट कोड सुनाता है कि 10 साल बीत गए, जिंदा और मरे हुए लोग अलग अलग दुनिया में खो गए और सरप्राइजिंगली ये ट्रिक काम कर जाती है। हायू तुरंत उससे कनेक्शन जैसा फील करती है और उसका जी हैंग पर ट्रस्ट वापिस आ जाता है। मतलब जी हैंग ने फिर से अपना गेम स्टार्ट कर दिया है, बस इस बार सब कुछ दाव पे लगा है। अब जब दोनों मिलते हैं ना तो हायू जिसके अंदर अभी भी जी हैंग के लिए फीलिंग्स होती है वो उसके सामने एक बड़ा सीक्रेट रिवील कर देती है कि वही है जो चैंगफेंग ऑर्गेनाइजेशन की सारी इन्फो रेंची को दे रही थी। हालांकि ये बात जी हैंग पहले से ही जानता है, पर अब वो तुरंत समझ जाता है कि हायू आज भी उस पर विश्वास करती है। अब ये देख वो डिसाइड करता है कि अंकल कुन और उसका सबसे बड़ा राइवल जी वो उन दोनों को गिराने के लिए हायू के इमोशंस का यूज करेगा। फिर अपनी दूसरी मुलाकात में वो हायू को बहला फुसला कर ये पता करता है कि जी की सबसे जरूरी डील कहाँ होने वाली है और बाद में वो अपने सुपीरियर ऑफिसर लिन के पास जाकर बोलता है कि उसके पास एक सॉलिड सोर्स है और इन्फॉर्मेशन ये है कि आज जी एक बड़ा डील करने वाला है सुशांत नाम के कॉन्टेक्ट के साथ, जो कि बहुत बड़ा स्मगलर है। अब उनको पकड़ने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा बैकअप की डिमांड करता है और एक फुल स्टिंग ऑपरेशन सेट करवाता है। देन अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि तूफान की वजह से या यूं कहो हायू की चालाकी की वजह से विला पर जो बिजली चले गई है उसे
ही जी ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब उससे ठीक नहीं होती। तो वो दोनों कैंडल लाइट्स में बैठे होते हैं और हायो उसके हाथों की चोटों पर दवाई लगा रही होती है। वैसे एटमॉस्फेयर काफी शांत होता है, लेकिन जी की स्टोरी काफी डार्क होती है। दरअसल वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे बचपन में उसे पैदा होते ही एक स्टोरेज लॉकर में छोड़ दिया गया था और फिर कैसे वो कचरे के ढेर में से खाना ढूंढ के सरवाइव करता था। और तभी उसकी मुलाकात एक दिन अंकल कुन से हुई और अंकल कुन ने उसे इसलिए अडॉप्ट करा क्योंकि वो वॉल्फ है जो लड़ने की हिम्मत रखता है और बाकी सब उनको अंकल कुन अपना पालतू कुत्ता समझते हैं जो बस उन्हें फॉलो करते हैं। वैसे जी बताता है कि वो कभी शुरू से वॉल्फ था ही नहीं, उसे बनना पड़ा इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए और अंकल कुन के एहसानों का कर्ज चुकाने के लिए। लेकिन इन सब चीजों में वो इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि इंसान बनना क्या होता है। वैसे अपने इतने वायलेंट पास्ट के बाद भी जी एक ऐसी बात बोलता है जो सब कुछ चेंज कर देती है। वो हायू से कन्फेस करता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मैं भूल गया हूँ कि मॉन्स्टर बन के जीना क्या होता है। और फिर वो उससे अपना सपना शेयर करता है कि वो उसके साथ इंग्लैंड जाके एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहता है। वहाँ उनका खुद का घर होगा जिसमें वो जब बुक पढ़ रही होगी तो वो उसके लिए खाना बनाएगा और जब वो फूलों को पानी दे रही होगी तो वो बच्चों को संभालेगा। जी चाहता है कि उनका खुद का एक बच्चा हो। अब उसकी सारी बातें और उम्मीदें देखकर हायू कुछ कह ही नहीं पाती और जब वो उसे किस करने चाहता है तो वो उसे हक कर लेती है क्योंकि ऑब्वियसली रियलिटी इतनी आसान नहीं होती। अब जैसे स्मगलिंग डील का टाइम पास आता है जी हायू को बताता है कि फेहू तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा, मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं और बस आज की डील होने के बाद मैं भी तुम्हारे पास यूके आ जाऊंगा। अब जैसे ही वो वहाँ से निकलता है हायू तुरंत एक सीक्रेट मैसेज जी हैंग को भेज देती है जो ऑलरेडी आसपास ही वेट कर रहा होता है जी का पीछा शुरू करने के लिए। यहाँ जब जी जा रहा होता है तो उसे फेलोंग एक रिपोर्ट देता है। वो रिपोर्ट जी के प्राइवेट डिटेक्टिव ने ही उसे दी थी जिसमें हायू के पास रिलेशनशिप के बारे में कुछ सबूत हैं। अब जी उस फाइल पे एक नजर डालता तो है पर फिर उसे साइड में रख देता है ये कहकर कि आज के मिशन के सामने ये सब चीजें मैटर नहीं करती। तो वहीं जी हैंग जी का पीछा करते करते एक चैरिटी कॉन्सर्ट तक पहुंच जाता है जो काउंसलर जो होस्ट कर रहा है और वहाँ शुई के बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगे हुए होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ बड़े बड़े लोग मीडिया सब आए होते हैं, इसलिए जी हैंग के कलीग को डाउट होता है कि यहाँ कुछ इलीगल कैसे हो सकता है। तो जी हैंग कहता है अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि ये कॉन्सर्ट तो सिर्फ एक कवर है और असली गेम तो कुछ और ही है। अब सारी पुलिस सीधा बैक स्टेज घुस जाती है और जी हैंग जी पर इल्जाम लगाता है कि उसने डोनेशन की आड़ में इलीगल सामान रखा है इन बॉक्सेस में। पर जी बिल्कुल शांत रहता है और बल्कि जी हैंग को वार्न करता है कि इतनी जल्दबाजी मत कर, कहीं तुम्हें इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ही ना भुगतने पड़ जाए। लेकिन जी हैंग उसका इशारा नहीं समझता बल्कि पूरा इवेंट ही बिगाड़ देता है और सारे के सारे बॉक्सेस चेक करता है, इवन डोनेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तक तोड़ फोड़ के चेक करता है कि शायद अंदर कुछ इलीगल छुपाओ, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिलता उसे। और इन द एंड पूरा रेड बहुत बुरी तरह नाकाम हो जाता है और वो भी काफी एम्बेरसिंग तरीके से। अब काउंसलर जो गुस्से में फट पड़ता है क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट ऑर्फनेज के लिए डोनेट होने वाले थे वो सब डैमेज हो चुके होते हैं। वो जी हैंग से कहता है मैं तेरी कंप्लेन कमिश्नर से करूंगा। वैसे अब जी हैंग यहाँ बहुत बुरी तरह फंस चुका था। यहाँ हायो फेहू से चैरिटी इवेंट के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो तो कब का खत्म हो चुका है और फिर सारी सिचुएशन भी बताता है कि उस इवेंट में क्या क्या हुआ। देन वो कहता है कि जी ने एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट जेन्युइनली डोनेशन के लिए ही रेडी करवाए थे, लेकिन जैसे ही उसे साजिश होने की रूमर्स मिली उसने खुद ही उन्हें डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया। अब हायू को समझ आता है कि उससे कहीं न कहीं गलती हो गई है और वो सोचती है अगर चैरिटी इवेंट सिर्फ एक बहाना था तो असली शिपमेंट और वो मिस्टीरियस सुचांत कहाँ पर है। और वो बहाने से फेहू को वहाँ से भेज देती है और तुरंत जी हैंग को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन आती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे जी को निकलते हुए देखती है तो पैनिक करने लग जाती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अब उसे भागते हुए जी ने देख लिया था। यहाँ हायो काफी दूर तक आ जाती है और उस मोमेंट पे उसे रियलाइज होता है कि उसका हर मूव पहले से ही प्रेडिक्ट किया जा चुका है। अब बारिश होने लगती है तभी जी वहाँ छाता लेकर आता है। अब यहीं से फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जी ने डिटेक्टिव की रिपोर्ट देख ली थी चैरिटी इवेंट में जाने से पहले और फिर अभी वो पुलिस स्टेशन जी हैंग की कंप्लेन करने आया था कमिश्नर से। अब कमिश्नर उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो खुद कल काउंसलर जू के पास जाके माफी मांगेगा और जी हैंग को भी सजा देगा। प्रेजेंट में जी हायू से कहता है कि चलो मैं तुम्हें उसी इंसान के पास ले चलता हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। ये कहकर वो उसे पकड़ के एक वेयर हाउस लाता है और जी हैंग को दिखाता है। दिखाया जाता है कि जी हैंग को उन लोगों ने बांध के उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। ये देख हायू रोते हुए कहने लगती है कि प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। आज मैं पुलिस स्टेशन इसलिए आई थी क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि जी हैंग तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने गया है और मैं वहाँ जी हैंग को इसलिए ही ढूंढ रही थी क्योंकि
क्योंकि मैं सिर्फ उसे ही जानती हूँ। तभी जी एक बर्थडे फोटो निकालता है जिसमें हायू और जी हैंग साथ होते हैं और एक ईयरिंग भी दिखाता है जो उसे अपने कार्गो में मिला था और वही बग जो उसने पियानो में लगाया था। ये सब दिखाकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे कितने टाइम से बेवकूफ बना रही हो। वो ये भी बताता है कि हर किसी ने उससे कहा कि हायू पर विश्वास करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसने किसी की नहीं सुनी और उस पर भरोसा किया। अब हायू टूट जाती है और रोते हुए एक्सप्लेन करती है कि हाँ, उसका और जीहेंग का एक पास्ट था, लेकिन वो सब काफी पहले खत्म हो चुका है। ये बताकर उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है जीहेंग इनोसेंट है, प्लीज उसे छोड़ दो। तो ये सुनकर अब जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका दिल टूट चुका था। वो डायरेक्ट गन निकालकर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर आज सही में वो इलीगल सामान के साथ पकड़ा जाता तो अंकल कुन मुझे मार डालते, तो क्या तब तुम सेटिस्फाई होती। वो उससे पूछने लगता है कि क्यों वो जीहेंग को बचा रही है जबकि वो खुद अभी इस दलदल में फंस चुकी है। अब हायू के पास कुछ जवाब नहीं होता इस बात का। देन जी कहता है मुझे पता था कि तुम पुलिस वाले की बेटी हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करा, न्यू चैंगफेंग ग्रुप से छुपा के रखा। इतना ही नहीं, मैंने अंकल कुन के साथ एक लाइफ और डेथ डील तक कर ली हम दोनों के फ्यूचर के लिए। पर अब जी को लगने लगता है कि हायू ने उसे धोखा दिया है। वो सोचता है कि वो उसे मरवा के अपने लवर के साथ भागना चाहती है। तो हायू कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। अब वो सच नहीं बताती तो जी को और गुस्सा आता है और वो उसे गन देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं तो ठीक है, जीहेंग को मार दो। अब हायू काफी ज्यादा डर जाती है और फिर गन खुद पे ही टान लेती है और बोलती है कि जब तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगी। ये कहकर जैसे गन चलाने वाली होती है तो जी फौरन से उसका हाथ ऊपर कर देता है और बंदूक ऊपर की तरफ चल जाती है। अब जी एकदम ठंडे तरीके से कहता है कि तुम्हारी लाइफ और डेथ दोनों अब मेरे हाथ में है, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती। उसकी आंखों में काफी दर्द होता है और वो गुस्से में उसे देखकर वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि फेलोंग जी को ड्रिंक देते हुए बताता है कि डॉक्टर ने हायू को बेहोशी वाले इंजेक्शन दे दिए और अभी वो अपने रूम में सो रही है। फिर फेलोंग उस इलीगल गुड्स के बारे में भी बताता है कि वो भी सेफ जगह पर रख दिए गए हैं, लेकिन जीहेंग ने आज जो तमाशा किया उस वजह से मिस्टर सुचांत के साथ मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ेगी। फिर जी उससे जीहेंग के बारे में पूछता है कि उसका क्या करा तो फेलोंग बताता है कि हम उसे जैसे ओशियन में फेंकने ही वाले थे कि अंकल कुन ने एंड टाइम पर आकर उसे बचा लिया और कहा कि जीहेंग अब भी एक पुलिस ऑफिसर है और अभी उसको मारना रिस्की है, जबकि हमारे गुड्स अभी शिफ्ट भी नहीं हुए हैं। अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो छोटे फायदे के चक्कर में उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब ये सुनकर जी को ये बात हजम ही नहीं होती कि अंकल कुन ने जीहेंग को बचाया जो कि एक मामूली पुलिस ऑफिसर है, जबकि उसने अपनी लाइफ में कभी अंकल कुन को पुलिस वालों से डरते हुए नहीं देखा। यहाँ जैसे हायू को होश आता है तो उसे एक चीज क्लिक होती है, यानी कि जो ईयरिंग जी ने उसे दिखाई थी वो शायद वही ईयरिंग है जो उससे वेहाओ के साथ स्ट्रगल के टाइम गिर गई थी। मतलब किसी ने इस ईयरिंग का यूज करके हायू को फंसाया है। अब जैसे वो रूम से बाहर जाने लगती है तो पता चलता है कि जी ने उसे अब रूम में कैद कर दिया था और उस पर नजर रखने के लिए एक नई मेड को अपॉइंट करा होता है। वो उसे कैजुअली बताती है कि जो पुराना स्टाफ था उन सबको क्वेश्चनिंग के लिए ले गए हैं। मतलब अब साफ है कि हायू अब एक कैदी बन चुकी थी। वैसे यहाँ जीहेंग को पहले जी ने सजा दी थी और अब उसे अंकल कुन सजा देते हैं उनके खिलाफ जाने की। बेचारे की हालत ऐसी होती है कि वो न घर का रहा और न घाट का। अब जीहेंग गिड़गिड़ाते हुए उनके कदमों में जाकर माफी मांगने लगता है तो 2-4 हाथ वो भी उस पर लगा देते हैं और उनके बीच का रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन वाली बात याद दिलाते हुए कहते हैं कि भूलो मत, तुम अभी भी मेरे कंट्रोल में हो। अब जीहेंग उनसे एक चांस और मांगता है तो अंकल कुन उसे ऑर्डर देते हैं कि वो वापस जाके उस गद्दार को ढूंढे जो इनकी गैंग की इंफॉर्मेशन पुलिस को दे रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि अंकल कुन जी और जियाली के साथ बैठे होते हैं। तभी जियाली सीधा डिमांड करती है कि जी को पनिशमेंट मिले क्योंकि उनके रूल के हिसाब से लीडर को अपने लोगों की गलती का प्राइस देना पड़ता है। देन वो ये भी कहती है कि उसे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि गुड्स में से एक ईयरिंग भी मिला है। अब जी को ये बात थोड़ी सस्पिशियस लगती है, स्पेशली इसलिए क्योंकि जियाली को ईयरिंग वाली डिटेल कैसे पता चली, क्योंकि ये बात सिर्फ उसके क्लोज लोगों को पता थी। वैसे अंकल कुन जियाली की उस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देते हैं और जी को पनिशमेंट देने से मना कर देते हैं, ये कहकर कि उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो जियाली कहने लगती है कि वो भेदभाव कर रहे हैं। अब ये देख जी खुद से सजा को एक्सेप्ट कर लेता है सिर्फ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं और सच सामने आता है कि पूरा सेटअप जियाली ने ही प्लान किया था। वेहाओ को मारने के बाद उसे उसकी जेब से हायू की रिंग मिलती है और अब वो जानबूझकर उस रिंग को प्लांट करती है ताकि सारा ब्लेम हायू पर आए। पर अंकल कुन उन्हें इन सब ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने अपकमिंग इलेक्शन पे फोकस कर रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए एक ही चीज मैटर करती है कि बस शिपमेंट सक्सेसफुल हो जाए। अब पनिशमेंट के बाद जी को फेलोंग वहाँ से लेके जा रहा होता है। जी पूरा जख्मी होता है और उसकी पीठ खून से भरी हुई होती है, लेकिन अंदर से अभी भी वो स्ट्रांग होता है। फेलोंग उससे बोलता है कि पहले
पहले आपको हॉस्पिटल चलना चाहिए, पर वो सीधा मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे अभी घर जाना है। ये सुनकर फेलोंग उसे थोड़ा टीज करता है कि आपको ये टेंशन है ना कि हायू ने कुछ खाया होगा कि नहीं, पर जी तुरंत बात को अवॉइड कर देता है, जैसे उसे हायू से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। देन वो अपना फोकस काम पर शिफ्ट करता है और ऑर्डर देता है कि वो उसकी और सुशांत जो स्मगलर है उन दोनों की अगली मीटिंग जल्दी से जल्दी फिक्स करवाए ताकि डील हो और फिर वो हायू को लेकर यूके चले जाए। देन वो उसे एक और काम देता है कि वो जियाली के रिसेंट मोमेंट को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि उसे फील हो रहा है कि अंदर ही अंदर कोई बड़ी साजिश चल रही है। यहाँ दिखाते हैं कि विला में हायू कुछ भी खा पी नहीं रही होती और अपना नाम क्लियर करने के लिए डेस्परेट हो रही होती है। अब जैसे जी घर आता है, हायू तुरंत उसके पास जाके अपनी इयररिंग दिखाते हुए एक्सप्लेन करती है कि जियाली ने इन्हीं का यूज करके उसे फ्रेम किया था उस बात के लिए जिसकी वजह से अंदर की खबर बाहर पहुंच गई और सब कुछ बिगड़ गया। वो उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि जब तुमने मुझे वेयर हाउस से बचाया था उस दिन मैंने यही इयररिंग्स पहने हुए थे, पर जी उसे अब हायू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो उसकी बात सीधा रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि ये भी बस तुम्हारा एक बहाना है अपनी गलती से बचने का। फिर वो फेलोंग और मेड को वहाँ से बाहर भेज देता है और रूम में सिर्फ ये दोनों रह जाते हैं। तभी हायू अचानक घर के पहले वाले सर्वेंट्स के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर हैं, वो कहाँ गायब हो गए, और गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हें अपना गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो ना, उन बेगुनाह लोगों की क्या गलती है। तो जी काफी हर्ट होता है इस बात से कि हायू उसे इतना क्रूर समझती है। वो उसे कहता है कि अभी तुम्हें अपने आप की चिंता करनी चाहिए। ये कहकर अंदर जाने लगता है तो हायू उसे रोकने लगती है और तभी उसकी नजर उसके हाथ पे लगे हुए खून पर जाती है जो कि उसकी चोटों से बह रहा था। लेकिन हायू ये समझ लेती है कि उसने जीहेंग और घर के पहले वाले सर्वेंट्स को मार दिया है। अब वो उसे राक्षस बुलाने लग जाती है तो वो गुस्से में उसे एक जगह बैठाकर पूछता है कि तुम मेरे साथ कितने टाइम से रह रही हो। वो उसे गुस्से में टॉन्ट मारता है कि अपने पहले प्यार से मिलने के बाद क्या तुम भूल गई कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ बल्कि रुथलेस हूँ। तुमने ही पहले कहा था ना तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इंसान हूँ या शैतान, तो बोलो अब क्या हुआ? क्या तुम मुझे शुरू से धोखा दे रही थी? तुम्हें अभी भी जीहेंग की परवाह है ना? तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने जीहेंग और उन सर्वेंट्स सबको मार दिया है। उस मोमेंट पर हायू टूट जाती है और अब उसका गुस्सा देखकर वो डर के मारे जैसे पीछे होती है और नीचे गिरने लगती है। तो जी उसे अपने पास खींच लेता है और हायू के हाथ से गलती से एक वास गिर के टूट जाता है और उस मोमेंट पे बिना सोचे समझे जी फौरन से हायू को प्रोटेक्ट करता है और खुद कांच के टुकड़ों पे गिर जाता है, जबकि उसे पहले ही पीठ पे चोट लगी हुई थी और अब वो और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। मतलब गुस्सा अलग चीज है पर फीलिंग्स अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। लेकिन अगले ही पल वो फिर से कोल्ड हो जाता है और हायू को रूम में ले जाके धमकाता है कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो हर मील के बदले मैं किसी एक इंसान को मार दूंगा। ये कहकर उसे रूम में लॉक करके वहाँ से चले जाता है और फिर अपनी चोटों का इलाज करता है, वो भी खुद से। यहाँ उसे हायू के रोने की आवाज सुनाई देती है मगर अभी वो खुद भी उतना ही दर्द झेल रहा होता है जितना हायू झेल रही है। यहाँ दिखाते हैं कि जियाली अपने लोगों से मिल रही होती है और वो भी काफी सेटिस्फाइड क्योंकि उसका हायू को फ्रेम करने का प्लान परफेक्टली काम कर चुका था और जी और हायू के बीच जो दूरियां बनी है वही तो वो चाहती थी। पर अभी भी जियाली के लिए ये सब इनफ नहीं था, वो और परमानेंट सॉल्यूशन चाहती है हायू से छुटकारा पाने का। इसलिए वो अपने लोगों को वार्न करती है कि हमारे असली प्लान की एक भी बात अंकल कुन तक नहीं जानी चाहिए। और फिर आता है वो दिन जब जी सुशांत यानी उस स्मगलर से डील करने जाने वाला है। फेलोंग उसे बताता है कि शाम के 5 बजे न्यू ब्रिज पे उसने डील सेट करी है और जी का प्लान भी क्लियर होता है कि डील खत्म होते वो हायू को लेके सीधा यूके निकल जाएगा। वैसे फेलोंग जो डिटेल्स जी को देता है वो हायू को सुनाई दे जाती है और उसे समझ आ जाता है कि यही उसका लास्ट चांस है उन्हें इलीगल डीलिंग करते हुए पकड़ने का। अब वो जीहेंग को इस बात का सिग्नल देने के लिए जी को स्मार्टली बोलती है कि मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए गॉड से एक मन्नत मांगी थी, अब तुम तो मुझे अपने आप से दूर करोगे नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैन वो मेरी तरफ से डोचेन टेम्पल जाके चढ़ावा दे आए। तो जी मान जाता है। अब वो अपनी मेड जैन को वो चढ़ावा देती है और साथ ही कहती है कि वहाँ के मास्टर को ये जरूर बोलना कि इस जन्म के इसी शहर के साथ हमें पूरे लैंड में दोबारा जन्म मिले। वैसे सुनने में ये नॉर्मल लगता है पर यही तो हायू का सिग्नल है जो वो जीहेंग तक पहुँचाना चाहती है। उसके बाद जब जी और हायू कार में बैठते हैं और वो उसे अपने साथ ही डील वाली जगह पे ले जाने लगता है कि तभी घर के पुराने सर्वेंट्स आकर हायू को बुलाने लगते हैं और बाय कहते हुए कहते हैं कि अपना ख्याल रखना मिस। वो हायू को देख बहुत इमोशनल होते हैं और हायू भी उन्हें देख बहुत इमोशनल होती है और रिलैक्स भी कि वो जिंदा है। और तब उसे समझ आता है कि जी ने पहले जो कुछ भी बोला था वो सब सिर्फ उसे मेंटली टॉर्चर करने के लिए था। हायू उनसे मिलना चाहती थी पर जी कार को नहीं रुकवाता। खैर यहाँ दिखाते हैं कि जीहेंग टेम्पल आया होता है और उसे हायू का सिग्नल मिल जाता है कि जी की डील कहाँ होने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है न्यू ब्रिज पे और जी हायू को वार्न करता है कि कुछ भी चालाकी करने की कोशिश
कोशिश मत करना और मेरे पास ही रहना, तभी तुम सेफ रह पाओगी। इवन वो उसका हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात तुचैन से नहीं जियाली से हो जाती है। इवन उसने शार्प शूटर भी हायर किए हुए थे उन्हें मरवाने के लिए, लेकिन जी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा पूछता है कि सुशांत कहाँ पर है, तो वो अपनी इविल स्माइल देते हुए बताती है कि बायर अब मेरे कंट्रोल में है। और फिर वो सीधा डिमांड करती है कि गुड्स दे दो और उसे टॉन्ट भी मारती है कि तुम्हारी लॉयल्टी ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। पर जी उसे जियाली की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो शांति से बताता है कि मैं कभी तुम्हारे जाल में फंसा ही नहीं था। दरअसल जी ऑलरेडी जियाली के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर चुका होता है और उसे पता होता है कि वही असली गद्दार है। देन पता चलता है कि जी तो जियाली से भी 2 कदम आगे था। उसने भी यहाँ आने से पहले शार्प शूटर हायर किए हुए थे जो अब जियाली को टारगेट करते हैं, और अब जी के 2 बंदे जाकर जियाली को पकड़ लेते हैं। यहाँ जब जी हैंग न्यू ब्रिज की तरफ पहुंचने वाला होता है कि तभी उसे अंकल खून की धमकी याद आ जाती है कि अगर इस बार वो उनके खिलाफ गया तो अंकल खून उसकी लाइफ जीते जी नर्क बना देंगे। बस इसी डर की वजह से वो वहाँ से वापस लौट जाता है और यहाँ जी जियाली को वार्निंग देता है कि अगर डील फेल हुई ना तो सुशांत का भाई सुपन अंकल खून से भी ज्यादा रुथलेस निकलेगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्यों ना मैं तुम्हें आज मार दूं और डायरेक्ट सुपन से जाके डील कर लेता हूँ। ये देख जियाली गुस्से में कहती है कि हायो की आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो, इसलिए ही तुमने फेशु और वेहाओ को मरवा दिया था ना, और अब तुम मुझे मारना चाहते हो। और उस दिन तुमने मेरा मुंह बंद करवाने के लिए ही अंकल खून की सजा भुगती ना। ये सुनकर हायो जब जी के हाथ पर चोटों के निशान देखती है तो उसे समझ आता है कि उस दिन वो घायल था। तो जी हायो के चेहरे पे टेंशन देख कहता है कि डोंट वरी मैं ठीक हूँ। अब जियाली की बकवास जी से सुनी नहीं जा रही थी तो वो जाने लगता है और तभी उसके सामने वेहाओ आकर खड़ा हो जाता है गन के साथ। यानी जियाली ने बस उसके मौत का नाटक रचा था। अब वेहाओ को यहाँ देख जियाली चिल्लाते हुए कहती है मैंने कहा था ना यहाँ से चले जाओ, तो फिर तुम वापस क्यों आए। तो वेहाओ बोलता है कि मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। और फिर वो जी से डिमांड करता है कि गुड्स दे दो और जियाली को फ्री करो वरना मैं सबको मार दूंगा। अब जी पहले तो जियाली को फ्री करता है और जैसे ही उसे ब्रीफ केस देने चाहता है वो खुल जाता है और उसमें कोई भी गुड्स नहीं होते बल्कि कैश होता है। इस चक्कर में वेहाओ की गन उससे छूट जाती है जिसे जल्दी ही जियाली उठा लेती है। और जब जी देखता है कि वो हायू को मारने जा रही है तो वो बीच में आकर उसे प्रोटेक्ट करने चाहता है, लेकिन हायू उसे साइड हटा देती है और वो गोली वो खुद पर ही ले लेती है। ये देख जी की जैसे जान ही निकल जाती है और पुलिस और मेडिकल टीम को जैसे ही यहाँ का मैसेज मिलता है वो लोग ब्रिज की तरफ दौड़ते हैं और इसलिए अब जी हैंग वापस वहाँ जाने के लिए निकलता है। और जब तक वहाँ पहुँचता है तब तक ऑलरेडी सब कुछ बिखर चुका था। यहाँ जी जो बिल्कुल टूट चुका होता है वो हायू को अपनी बाहों में पकड़े बैठा होता है और उसकी आंखों के सामने बस एक ही चीज घूम रही होती है जो कि है उसका सेक्रीफाइस, यानी उसने उसके लिए वो गोली अपने ऊपर ले ली। अब वो हायू को उठाता है और सीधा हॉस्पिटल जाने के लिए भागता है और जी है वहाँ खड़े हुए ये सब देख रहा होता है। देन जी उसे हॉस्पिटल लेके आता है और उसकी जान बचाने के लिए डेस्परेट हो जाता है। वो खून से लथपथ होती है और जी की आवाज काफी कांप रही होती है जब वो बार बार उसका नाम पुकारता है। अब हायू का ट्रीटमेंट होना शुरू होता है तभी पीछे से जी आके जी पर सीधा इलीगल एक्टिविटीज का आरोप लगाने लग जाता है। तो उसका मुंह खुलते ही जी अपना आपा खो देता है और सीधा उसकी कॉलर पकड़ के कहता है कि हायू की हालत क्रिटिकल है, अगर अब तूने एक भी शब्द और अपने मुंह से निकाला तो मैं तुझे तो मारूंगा ही, तेरे पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दूंगा। अब जी हैंग भी गुस्से में कुछ बोलने चाहता है, इससे पहले नर्स बीच में आके उन्हें टोक देती है और जी से पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री मांगती है और जी बिना किसी हेजिटेशन के हायू की स्पेसिफिक एलर्जीज के बारे में नर्स को बता देता है और सर्जरी फास्ट ट्रैक करने के लिए वो कंसेंट फॉर्म पर अपने फिंगरप्रिंट भी दे देता है। तभी नर्स नोटिस करती है कि जी खुद भी काफी सीरियसली इंजर्ड है तो वो उसे ट्रीटमेंट लेने के लिए कहती है, लेकिन उसे अभी अपनी नहीं बस हायू की चिंता थी। अब हायू को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है और जी उसे बाहर वेट करना पड़ता है, लेकिन उससे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। वेलोंग भी वहाँ पर आ जाता है और जी के साथ ही रहता है और बाकी फॉर्मेलिटीज हैंडल करता है। हायू की सर्जरी में काफी देर लग रही होती है तो जी की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। दूसरी तरफ वेहा और जियाली को जी के बंदों ने बंदी बना के रखा था और इसी दौरान उनके बीच एक इमोशनल कन्वर्सेशन चल रही होती है। जियाली पूरी तरह टूट जाती है कि वेहा उसके लिए वापस आया, जबकि वो चाहती है कि काश वो पहले ही भाग गया होता जब उसके पास मौका था। यानी वेहाओ के लिए जियाली अपनी जान भी देने को तैयार है। तो वहीं वेहाओ का कहना होता है कि उसके बिना जी के वो क्या करता। तभी उनकी बातचीत से हमें उनके पास्ट के बारे में पता चलता है। वेहाओ उसे उनके पास्ट की याद दिलाता है कि अंकल कुन के अंडर जो ट्रॉमा उन दोनों ने झेला था वो याद करता है कि कैसे जियाली ने जंगल में उसकी जान बचाई थी जब अंकल कुन ने उसे एब्यूज के लिए भेजा था। देन वो मुश्किलों से उसे उठाकर वापस लाई जब तक उसके अपने पैर भी खून से लथपथ नहीं हो गए। और इतना ही
नहीं, उसने वेहाओ की जगह पर जुल्म सहने के लिए खुद को भी पेश कर दिया था। मतलब उन दोनों का बॉन्ड सिर्फ लॉयल्टी से नहीं बल्कि सैक्रिफाइस और सर्वाइवल से भी बना था। देन वेहाओ कन्फेस करता है कि सालों तक जियाली को सफर करते देखना उसके लिए ऐसा था जैसे हजारों सुइयां उसके दिल को चुभ रही हों। इसलिए उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और उसे नशे की लत लग गई। वो ये आदत छोड़ना चाहता था लेकिन उससे छूटी नहीं और वो हायू जैसी लड़की से हार गया और वो ये एक्सेप्ट करता है कि वही हार आज उनकी इस हालत की वजह बन गई है। देन जियाली भी रिवील करती है कि शुरू से वेहाओ उसके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट रहा है। हमेशा से उसने उसे प्रोटेक्ट करा, उसकी केयर की और सॉरी फील करा। अब दोनों को रियलाइज होता है कि सारन पॉट के इस पिंजरे से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है और हार मानकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि साथ में मर जाना ही उनका आखिरी रास्ता है। यहाँ दिखाते हैं कि हायू की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और बुलेट निकाल दी जाती है, लेकिन डॉक्टर जी को वार्न करता है कि वो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है और ये भी हो सकता है कि वो होश में ही न आए। ये सुनकर जी पूरी तरह टूट जाता है और सीधा टेम्पल जाता है। भले ही वो भगवान पे विश्वास नहीं करता लेकिन हायू तो करती है ना, इसलिए भगवान के सामने अपने घुटनों पर बैठकर हायू की जिंदगी के लिए वो दुआ मांगता है। इवन वो अपने बाकी साल हायू के नाम करने को भी रेडी हो जाता है, पर बस उसकी जान बच जाए। और वहीं पर वो एक सीरियस वो यानी शपथ लेता है कि अगर हायू बच गई तो वो अपनी ये गुंडागर्दी छोड़ देगा और ना कभी कोई क्राइम करेगा और ना किसी की जान लेगा। और अपनी भक्ति साबित करने के लिए वो अपने ही खून से उन वॉव्स को लिखने लगता है, इस उम्मीद में कि गॉड हायू की सोल को यानी आत्मा को उसके पास वापस भेज दे। और पूरी रात हायू के लिए प्रार्थना करता रहता है और अगले दिन वो मंदिर की हर एक सीढ़ी पे अपना सर झुकाते हुए वहाँ से जाता है, चाहे बारिश हो या धूप। वो हार नहीं मानता और आखिरकार हायू को होश आ जाता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो जी को अपने पास खड़ा हुआ पाती है जो उसकी केयर कर रहा होता है। देन डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि अब हायू खतरे से बाहर है, बस उसे रेस्ट की जरूरत है। और ये सुनकर जी की जान में जान आती है। अब बाद में जी के हाथों की फ्रेश इंजरीज देखकर हायू को अचानक रियलाइज होता है कि उसने उसके लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। फिर वो फाइनली अपना पास्ट कन्फेस करती है कि जीहंग के साथ पहले उसका रिलेशनशिप था लेकिन वो काफी पहले खत्म हो चुका था और उसने उससे ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई थी ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब जी भी अपनी तरफ से पछतावा महसूस करता है और हायू पर शक करने के लिए उससे माफी मांगता है और ये भी मानता है कि उसकी शक की वजह से उसकी जान ऑलमोस्ट चले ही जाती। अब दोनों को आखिर में समझ आता है कि उनकी इस दुनिया में जहाँ हर तरफ धोखा ही धोखा है, वहाँ उनके पास एक दूसरे के अलावा कोई भरोसेमंद नहीं है। और अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वहीं जीहंग अंकल कुन के पास आता है रिपोर्ट करने के लिए यानी अपडेट देता है। वो अपने आप को और हायू को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नई चाल चलता है और अंकल कुन को कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें जियाली एक पुलिस वाले से बातचीत करती हुई दिख रही होती है। वो इस सबूत को ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे जियाली एक गद्दार हो और वो इनके ऑर्गेनाइजेशन की सारी इन्फो पुलिस को दे रही हो और बताता है कि वो आउटसाइडर के साथ मिलकर शिपमेंट चुराने की प्लानिंग कर रही थी। वैसे अंकल कुन को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि गद्दार कौन है, क्योंकि अभी उनका फोकस सिर्फ मिसिंग गुड्स पर होता है। अब वो जीहंग को ऑर्डर देते हैं कि वो अपने पुलिस रिसोर्सेस का यूज करके उस शिपमेंट को ट्रेस करे ताकि वो इससे अपनी पिछली नाकामियों की भरपाई कर सके। वैसे उन्हें नहीं पता था कि जीहंग का हिडन एजेंडा यानी मकसद तो कुछ और ही है। वैसे जीहंग सीक्रेटली होप करता है कि उसका ये मूव आगे चल के उसे हायू को वापस पाने और अंकल कुन के चंगुलों से निकलने में मदद करेगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि जियाली और वेहाओ को इंट्रोगेट करता है मिसिंग शिपमेंट के बारे में। तो जियाली कन्फेस करती है कि उसने अंकल कुन से बदला लेने के लिए उन्हें धोखा दिया क्योंकि उसकी माँ को अंकल कुन ने ही मारा था और साथ ही हायू का इयररिंग भी उसी ने प्लांट किया। लेकिन वो एक बात से साफ इनकार कर देती है कि उसने कार्गो पर कोई ट्रैकर प्लांट किया था। उसे नहीं पता कि वो बग कहाँ से आया। देन वो जी का मजाक उड़ाती है कि वो सिर्फ अंकल कुन का लैब डॉग है और ये भी कहती है देख लेना तुम एक दिन हायू के हाथों ही मारे जाओगे जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अब मंदिर में ली हुई पवित्र शपथ को याद करते हुए जी डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को मौत के घाट नहीं उतारेगा। वो सीधा कहता है कि अब मैं किसी की जान नहीं लूंगा, लेकिन ये कहते हुए वो उन दोनों को खंजर देते हुए कहता है कि ये काम तुम खुद करो। और फिर वो उन दोनों को अपने हाल पे छोड़ के चले जाता है, यानी उसने अपना फैसला सुना दिया था और उसी को ये दोनों अब अपनी किस्मत मान के एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो दोनों जानते हैं कि उनका अंत अब करीब है, अब चाहे वो उनके जख्मों की वजह से हो या फिर अंकल कुन के आने वाले बदले की वजह से। ऐसे में वो दोनों एक लास्ट मोमेंट शेयर करते हैं और अंदर ही अंदर होप करते हैं कि अगले जन्म में उन्हें सायरन पॉट में दोबारा पैदा ना होना पड़े। तो वेहा उसके फॉरहेड पे किस करते हुए कहता है कि वो दोनों दोस्त ना बने, यानी उससे ज्यादा ही हो। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को एक टाइट हक कर लेते हैं और वेहा वो खंजर उठा के जियाली को मार देता है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।